नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज पढ़ेंगे। पिछला वीडियो हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अपलोड किया था जिसमें 30 क्वेश्चन थे। आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभकर सिद्ध होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके पेट के एग्ज़ाम में यानी पेट में इस टॉपिक से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक मिलने हैं। तो उन 5 अंकों को मैं चाह रहा हूं कि आप सारे वो 5 अंक हमारे वीडियो से प्राप्त कर लें। और आपको बता दें, जो टीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी, इन दोनों की डेट आ गई है। 7 और 8 अगस्त को टीजीटी, 17 और 18 अगस्त को पीजीटी का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, इसके भी व्यू से हम आपके लिए प्रश्नों का संग्रह किया है कि टीजीटी और पीजीटी में यह वीडियो आपके लिए काम आए। तो दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी और पेट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इसमें समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। ये क्वेश्चन है। बताना है आपको, गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया था, किस आंदोलन में किया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मिल जो कारखाने थे, तो उनके लिए सबसे पहले भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया। आपको बता दें हम कि अहमदाबाद में प्लेग आया हुआ था। प्लेग के चलते मजदूरों ने मिल मालिकों से प्लेग बोनस की मांग की। उनकी मांग थी कि हमको 35% प्लेग का बोनस दिया जाए, और ये मिल मालिक उनको बोनस दे नहीं रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया और उनकी ये मांग को पूरा किया गया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि असहयोग आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा चलाया गया। रोलेक्ट आपका 1919 में ही आया और बारदौली सत्याग्रह 1928 में। जैसा कि जान रहे हैं कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यह जब सत्याग्रह सफल हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बताइए दोस्तों, कौन से ऐसे लीडर थे जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे नेता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 से लेकर 1932 के बीच में 3 बार हुआ था, और इसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रोमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो हमारा सही आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। आपको यह भी बता दें कि महात्मा गांधी जी मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे। बताइए दोस्तों, जब देश में हमारी पहली बार सरकार बनी, जिसको अंतरिम सरकार कहा जाता है, उसमें कानून मंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, और वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किसे राष्ट्रवाद का पैगंबर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसमें से किसे राष्ट्रवाद का पैगंबर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? जैसा कि आपको बता दें, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं। ये सबसे अच्छे समाज सुधारक रहे हमारे देश में। इन्होंने बहुत ही सामाजिक कार्यों में भाग लिया। तो हमारा सही आंसर राजा राम मोहन राय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम कौन से इसमें क्रांतिकारी हैं, कौन से ऐसे हमारे देशभक्त हैं जिन्होंने स्वराज की मांग उठाई थी, वो भी अपनी लेखनी से, अपनी कलम से? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर था। और इन्होंने अपने कलम के माध्यम से, अपने लेखनी से सबसे पहले स्वराज की मांग उठाई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले तिलक जी का था नारा यह, और लेकिन कलम से मांग उठाने वाले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? बताइए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो व्यक्ति को सर्वोच्च सिद्ध करने का जो मानक बनाया गया था, किसका विरोध किया था? कार्य को, जन्म को, गतिविधि को, मनोविज्ञान को? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म की शुद्धता के लिए वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे, और उन्होंने जन्म के आधार पर जो सर्वोच्चता दी जाती थी उसका विरोध किया था। और दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विरोध को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए दोस्तों, सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको प्रथम स्वतंत्रता का नाम किसने दिया था? कि यह कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प आपके सामने दिए हैं, बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र और सर जॉन लॉरेंस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा था। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? बताइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और महात्मा गांधी इनको अपना गुरु मानते थे। 27 से लेकर 30 दिसंबर 1905 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, और उसी अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष बने। तो इसका सही आंसर 1905 होगा, जो आपके विकल्प बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर गई? बताइए दोस्तों, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई? जैसा कि आप जानते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी के बाद एक आया था हमारा अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा
भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिया गया और गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था, गवर्नर जनरल, इस पद को हटा के वायसराय का पद सृजित किया गया और हमारे देश का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड। और आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना। इसका सही आंसर होगा 1858 भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? ये पूछा गया प्रश्न में। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और सुधार अधिनियम 1909। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव की अधिनियम द्वारा जो नींव थी इसकी, प्रतिनिधि सरकार की नींव 1861 के अधिनियम द्वारा पड़ी और ये कहा गया कि भारत में जो सरकार होगी उसमें भारतीय लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावरकर जुड़े थे, जैसा कि आपको बताया कि बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे और हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधाराओं को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है और वे हिंदू सभा से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? यह हिंदू सभा से जुड़े हुए नेता थे बीडी सावरकर। तो हमारा सही आंसर सी होगा, हिंदू महासभा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? अभी ये क्वेश्चन आपसे 2 बार शायद टाइप हो गया है। ये बताया गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब बताइए अगला क्वेश्चन है, जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का यहाँ पे गवर्नर होना चाहिए था। गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, जब भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो था भारत का गवर्नर जनरल था और इसका जो कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 के बीच में था। इसी ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का ये यहाँ पे होगा बीजांकुरण काल कहा जाता है। बीजांकुरण काल कहा जाता है। बताइए दोस्तों, किसका कार्यकाल ऐसा हुआ, किस वायसराय का, जहाँ पे हमारा राष्ट्रवाद का बीजांकुरण हुआ, यानी हमारा राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ? तो इसका सही आंसर ये होगा कि लॉर्ड लिटन। लॉर्ड जो लिटन था यह बहुत ही दमनकारी नीतियों को भारत में लागू किया। उसने क्या किया था, आईसीएस का जो एग्ज़ाम होता है इसकी जो आयु थी इसमें बैठने की उस 21 वर्ष थी, लेकिन उसने 19 वर्ष कर दिया। उसके बाद इसको घटाने के बाद ये भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ और उसके बाद सारे लोग राष्ट्रवाद के प्रति जागृत हुए और भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोप का रहने वाला व्यक्ति था, वो कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष बना? जैसा कि जानते हैं कि एयो ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे और उन्होंने ही
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो जॉर्ज यूले था, जॉर्ज यूले, यह एक यूरोपियन था और यह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। यह यूरोप का रहने वाला था, मतलब यूरोपीय था। तो हमारा सही आंसर जॉर्ज यूले होगा, यानी विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा वक्तव्य है जो बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? वह नरमपंथियों के उद्देश्यों और तरीकों से प्रसन्न थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं गर्मपंथी थे। क्या थे? गर्मपंथी थे। और यहाँ लिखा है नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। जो गर्मपंथी रहेगा और नरमपंथियों की बात को मानेगा नहीं, उसके तरीकों को उसको पसंद नहीं आएगा, उसके उद्देश्यों को नहीं पसंद आएगा। इसलिए यह जो ऑप्शन होगा हमारा सही है, लेकिन यह ऑप्शन बाल गंगाधर के लिए ठीक नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। तो जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं वो नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, बिल्कुल। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों या हिंसों में विश्वास रखते थे। और उन्होंने मराठी में केसरी, मराठी में क्या निकाला? केसरी, और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया। तो ये हमारा जो विकल्प होगा ए वाला सही होगा, यानी गलत होगा इसमें प्रश्न के अनुसार। तो हमारा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की बाणी वाला वक्ता कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन से ऐसे नेता हैं जिसको हम चांदी की बाणी वाला वक्ता कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों के सिरमौर थे। यह उदारवादियों के सिरमौर इनको कहा जाता था। गोखले में जो भाषण की कला थी, वह भाषण देने में बहुत ही निपुण थे। क्या थे? निपुण थे। गोखले जी भाषण देते थे तो इनके भारतीय सदन में, तो इनके भाषण जब चालू होता था तो एकदम शांति माहौल बन जाता था और सभी लोग इनके भाषण को बड़े गौर से सुनते थे। तो इनकी जो भाषण की कला थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे वक्ता थे। और इन्हीं से प्रभावित होकर, इनके उदारवादिता से, इनके भाषण की कला से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इनको अपना गुरु बनाया था। जैसा कि आपको बता दें, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा। गोखले लॉर्ड कर्जन ने भी इसकी बहुत बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि चांदी की बाणी वाला ये वक्ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बताइए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, यह आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में, जैसा कि बंगाल विभाजन हमारा 1905 में हुआ था। और जो इसी विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में, यानी आपकी ये आंसर क्वेश्चन होगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? ये भी आपको बताया गया क्वेश्चन के आंसर कि स्वदेशी आंदोलन जो था बंगाल विभाजन के समय प्रारंभ किया था। दोस्तों, आज का यह अंतिम प्रश्न होगा, 20वां क्वेश्चन है आपका। आज का ये प्रश्न होगा, सन 1909 के एक्ट को दूसरे नाम से पुकारा जाता है 5 में, तो 1906 में लॉर्ड जो कर्जन था उसी के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को, यानी लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया। और जॉन मार्ले को, कौन? जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। और अधिनियम 1909 के तहत भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो को सेक्रेटरी जनरल मार्ले के विचारों से सहमत थे और उन्होंने दोनों मिलकर यह बिल बनाया था। यह तो 1909 के एक्ट को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।